हेलो पीपल। इस बार हम आ गए हैं यहाँ पे 5th चैप्टर के रिवीजन पे, जो कि है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2, जिसमें हमने पढ़ा था कि पब्लिक सेक्टर के कौन से फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस होता है, पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरफेरेंस होता है, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो जब मैंने वो चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने डिस्टिंग्विश डिस्कस नहीं किया था। हाउएवर इट्स वेरी सिंपल, अगर आप खुद पढ़ोगे तो इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बट जो बाकी व्यूअर्स हैं, जो लोग देख रहे हैं, जिन्होंने क्लासेस वगैरह नहीं किए हैं और जिनको रिवीजन लेक्चर या लास्ट डे रिवीजन की ज़रूरत है, तो आई विल डिस्कस दिस डिस्टिंग्विश बिटवीन, एंड जो आपकी बुक में जो समरी दी हुई है वो मेरे हिसाब से सेल्फ सफिशिएंट है। बिकॉज फर्स्ट चैप्टर में जो मैंने चार्ट फॉर्मेट आपको दिया था, दैट वाज बिकॉज उसमें कई सारे पार्ट्स थे कि हाँ, कॉमर्स के इतने सब पार्ट्स हैं एंड देन ट्रेड के इतने सब पार्ट्स हैं, एंड दैट इज़ वाई दैट चार्ट वाज नेसेसरी, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर वाकई में बहुत ओवरव्यू की ज़रूरत थी फर्स्ट चैप्टर में, और इसीलिए वो चार्ट मैंने आपको दे दिया था। बट जो बाकी चैप्टर आप आगे आते हो तो आप देखोगे कि हर टाइप के जो बिजनेसेस आपको एक्सप्लेन किए हैं, एंड देन उसके आपके फीचर्स और इम्पोर्टेंस दिए हुए हैं, या उसके ये चीज़ें दी हुई हैं। तो उसमें आपको वो आप चार्ट्स बना भी नहीं सकते हैं, और उसकी ज़रूरत भी नहीं है। जो आपके टेक्स्ट बुक में है दैट इज़ रियली सेल्फ सफिशिएंट इफ़ यू हैव स्टडीड द चैप्टर 3 और 4 टाइम्स बाय योरसेल्फ। लेट्स स्टार्ट विद डिस्टिंग्विश बिटवीन। सबसे पहला है प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक सेक्टर के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला मीनिंग में डिफरेंस मिल जाएगा कि इट इज़ ओन मैनेज एंड कंट्रोल एंड फाइनेंस बाय द इंडिविजुअल और द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, मेरे और आपकी जैसे आम पब्लिक है जो कोई कोई भी बिजनेस मैनेज ओन या कंट्रोल करती है या फाइनेंस करती है खुद से, तो उसे हम बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहाँ पे जो बिजनेस है वो ओन मैनेज कंट्रोल एंड फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट, या फिर मल्टीपल गवर्नमेंट्स, काफ़ी सारे स्टेट्स के गवर्नमेंट एक साथ में आते हैं, या फिर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये लोग साथ में मिलके उसे ओन मैनेज एंड कंट्रोल करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करेंगे तो इसके अंदर हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि इसके टाइप्स क्या क्या है। सोल ट्रेडिंग प्रोप्राइटरी, जिसमें एक सिंगल ओनर होता है, देन वी हैव जॉइंट हिंदू फैमिली, पार्टनरशिप फर्म है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ऑन दी अदर हैंड पब्लिक सेक्टर हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं। तो ये सारे उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब उनके पार्ट्स है, इतने टाइप ऑफ फॉर्म्स होते हैं इनके अंदर। ठीक है, अब प्राइवेट सेक्टर का जो मेन मोटो होता है वो है प्रॉफिट अर्न करने का, पर पब्लिक सेक्टर का जो मेन मोटो होता है वो है एसेंशियल सर्विसेज देने का लोगों को। जो सोशल सोसाइटी में मेरे और आपके जैसे लोग हैं, जो हमारी सिटीजन्स हैं हमारे, उनको जो ज़रूरी सर्विसेज हैं, उनको सोसाइटी को सर्व करने का इनका मोटो होता है। मैनेजमेंट की बात आती है तो प्राइवेट सेक्टर को मैनेज करने के लिए वहाँ उनके जो ओनर्स होते हैं वही इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव। जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात ले लो, या फिर कोई मैनेजर की बात ले लो जो एक्सपर्ट है, प्रोफेशनल है। जब यहाँ पे पब्लिक सेक्टर में मैनेजमेंट की बात आती है तो वो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनके हाथ में होता है, या फिर जो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनके हाथ में होता है। प्राइवेट सेक्टर में आप किसी भी इंसान को मैनेजर अपॉइंट कर सकते हो, डिपेंड्स कि वो लोग किसको अपॉइंट कर रहे हैं, बट यहाँ पे दो लोग ही होते हैं, या तो वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे। देन वी हैव साइज ऑफ एंटिटी। द प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन कैन बी ऑफ एनी साइज, कोई भी साइज की हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि छोटी या बड़ी। जैसे सोल ट्रेडिंग कंसर्न, जो प्रोप्राइटरी, जो एक अकेला इंसान बिजनेस करता है, वो ऑब्वियसली स्मॉल स्केल पे होगी। वो जो जॉइंट स्टॉक कंपनी की हमने बात की थी जिसमें बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, तो वो एक लार्ज लेवल पर है। दैट डिपेंड्स, साइज के ऊपर डिपेंड करता है। पर जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो हमेशा दे आर लार्ज इन साइज, हमेशा बड़े ही होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने किसी चीज़ में हाथ डाला है, दैट मीन्स कि उस वो ऑब्वियसली कोई बड़े लेवल पे होगा, या वो बोलते हैं ना कि उसका जो चैनल होगा डिस्ट्रीब्यूशन का या प्रोडक्शन का वो बड़े लेवल पे होगा। कैपिटल यहाँ पे क्या होता है, जो खुद ओनर होता है वही प्रोवाइड करता है, या फिर वो दूसरों से प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो दूसरे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, दूसरी कंपनीज हैं, उनसे वो मांग सकता है, बोरो कर सकता है। यहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट ही कंट्रीब्यूट करता है, कोई दूसरा इंसान नहीं होता है कंट्रीब्यूट करने के लिए। बिजनेस एरिया की बात करें तो द प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स इन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एरिया ओनली। तो जो इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे बाकी इंडस्ट्रीज है, जो कमर्शियल एरिया जहाँ पे बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं, वहीं पे
पे ये लोग ऑपरेट करते हैं। पब्लिक सेक्टर का ऐसा कोई स्पेसिफिक ठिकाना नहीं है, क्योंकि वो लोग सर्विसेज देते हैं लोगों को। तो सर्विसेज तो ऐसी होती है जो जहाँ पे अवेलेबल करवा दो। जैसे कि रेलवे स्टेशन आप कभी भी इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं बना सकते, डिपेंड्स कि जो स्टेशन है जहाँ पे रिक्वायरमेंट है ट्रांसपोर्टेशन की, वहाँ पे रेलवेज है, पोस्ट सर्विसेज है, पोस्ट ऑफिसेज है। तो डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे ऑपरेट करना चाहते हैं। द एट्थ वन इज डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग बहुत ही क्विकली हो जाता है। इस क्विक बिकॉज प्राइवेट सेक्टर्स में बहुत कम लोग इन्वॉल्व होते हैं। जैसे अगर सोल प्रोप्राइटर की बात करो तो उसमें तो एक अकेला इंसान होता है, उसे डिसीजन लेने में कितना टाइम लगेगा। पर अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी का भी नाम ले लो तो वहाँ पे भी फटाक से हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे भी एक लिमिट है, कुछ लिमिट के लोग ही हैं जो मीटिंग करवाते हैं और वहाँ पे डिसीजन हो जाता है। पर जब पब्लिक सेक्टर की बात आती है डिसीजन मेकिंग में, तो वहाँ पे डिले होता है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि आप मीटिंग करवा रहे हो तो पहले सबको नोटिस भिजवाओ, फिर वो लोग आएंगे नहीं आएंगे, फिर उन अपना ओपिनियन देंगे, फिर उसमें डिस्कशन होगा। बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज अपना बेनिफिट देखते हैं, लोग अपना बेनिफिट देखते हैं। तो दैट डिपेंड्स, बहुत डिले हो जाता है इन दिस केस। एफिशिएंसी की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा एफिशिएंसी होता है प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि प्रोफेशनल्स चला रहे होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ किसी भी क्लोथिंग कंपनी का नाम ले लो, तो अगर वो प्राइवेट सेक्टर है तो वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म इसीलिए बोला जाता है कि वहाँ पे एक्सपर्टाइज लोग होते हैं जो वो काम कर रहे होते हैं, बिजनेस चला रहे होते हैं। पर पब्लिक सेक्टर में वो केस नहीं है। पब्लिक सेक्टर में मतलब वो मोटिवेशन नहीं है लोगों के अंदर, काम करने का जो जज्बा और जुनून बोलते हैं ना, वो नहीं होता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अंदर। उनको बस ऐसा होता है कि 9 बजे आना है और 5 बजे चले जाना है, भले आपका काम हो या ना हो। तो अगर आप कभी आप गए होगे गवर्नमेंट ऑफिसेज में, तो आपने देखा होगा कि आप 4:45 को अगर विंडो पे पहुंचते हो ना, तो आपका काम नहीं होने वाला है, वो तुरंत आपको बोल देंगे कि सीधा नेक्स्ट डे आना। बिकॉज उनके अंदर वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, डिजायर टू वर्क नहीं है, एफिशिएंसी नहीं है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी की कमी है, बट प्राइवेट सेक्टर में ऐसा कोई नहीं है। तो ये था बेसिक डिफरेंसेस जो प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर के बारे में था। इसके बाद हम आ जाते हैं डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या फ़र्क है। मीनिंग की बात करें तो ये जो ओन मैनेज एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट है, और यहाँ पे बात करते हैं तो ये अपने स्पेशल एक्ट में बनाया हुआ कॉरपोरेशन है, जैसे कि कंपनीज एक्ट वगैरह। जैसे स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन का अलग एक्ट होता है, उन लोग उसके हिसाब से चलते हैं, बट डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं है, वो मैनेज गवर्नमेंट ही करती है। कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे एक एनुअल बजट बनाया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, जो डिपार्टमेंट को दिया जाता है कि हाँ इस साल का तुम्हारा ये बजट है, इसके अंदर ही तुमको खर्चा भी करना है और अपना डिपार्टमेंट भी चलाना है। पर जब स्टैट कॉरपोरेशन की बात आती है तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल है वो गवर्नमेंट ही देता है। जब ये कॉरपोरेशन बनाया जाता है ना, उसी वक्त पे उसे जो कैपिटल डालना है वो गवर्नमेंट दे देता है। इसके बाद अगर कॉरपोरेशन को ज़रूरत पड़ती है किसी कैपिटल की, तो वो सामने से मांग सकता है गवर्नमेंट से। अगर नहीं मांगेगा तो गवर्नमेंट नहीं देगी। बट डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में वो केस नहीं है। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरत हो या ना हो, हर साल एक एनुअल बजट के हिसाब से पैसा पहुंच जाता है। मैनेजमेंट की बात करें तो डिपार्टमेंटल में जो है वो मैनेज करते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, या जो उनके कंसर्न मिनिस्ट्रीज हैं उसके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मैनेज करते हैं। बट स्टैट कॉरपोरेशन में क्या होता है, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं, लेकिन वो भी गवर्नमेंट ने ही अपॉइंट किए होते हैं। मतलब डायरेक्टली गवर्नमेंट मैनेज नहीं करती है, उनके अपॉइंटेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं, और यहाँ पे डायरेक्टली गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स मैनेज करते हैं। फोर्थ में आप देखोगे तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का जो कंट्रोल है वो कंसर्न मिनिस्ट्री, जो उनके मेन मिनिस्ट्री होगी, वो ले लेते हैं। स्टैट कॉरपोरेशन में उनका जो एक्ट है, स्पेशल एक्ट है, जो पार्लियामेंट है, वो कंट्रोल करती है। ऑटोनॉमी, द डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट हैव एनी ऑटोनॉमी इन डिसीजन मेकिंग एंड हैज ऑटोनॉमी। मतलब यहाँ पे कोई इंडिपेंडेंस, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में कोई इंडिपेंडेंस नहीं है डिसीजन मेकिंग का। मतलब आप कुछ भी डिसीजन लेते हो ना, तो आपके ऊपर गवर्नमेंट की नज़र है। बट स्टैट कॉरपोरेशन में वो चीज़ नहीं है, यहाँ पे फुल छूट है कि आपको किस तरह से डिसीजन लेना है। सिक्स की बात करें तो लीगल स्टेटस, द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हैज़ नो सेपरेट लीगल स्टेटस डिस्टिंक्ट फ्रॉम। तो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब वो कानून की नज़र में डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है या उसके एम्प्लॉयज़ हैं, दोनों सेम है उसकी नज़र में। बट स्टैट कॉरपोरेशन में वो चीज़ नहीं है, दोनों अलग अलग है। अगर आप कॉरपोरेशन के नाम पे कोई लोन लेते हो तो वो
उसके नाम पे ही माना जाएगा और आपके नाम पे नहीं माना जाएगा। एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो ये कंसर्न मिनिस्टर बनाती है और यहाँ पे स्पेशल एक्ट के थ्रू होता है। वही वही पॉइंट्स बार बार रिपीट हुए हैं, बस अलग अलग हेड में है। बोरोइंग पावर बात करें तो डिपार्टमेंटल जो अंडरटेकिंग है वो पब्लिक से पैसे बोरो नहीं कर सकती, क्योंकि गवर्नमेंट उसका करता धरता है और ये गवर्नमेंट के लिए बहुत शर्मनाक बात हो जाएगी अगर पब्लिक के पास से पैसा मांगना पड़े, क्योंकि पब्लिक ऑलरेडी टैक्स भर रही है, उसके ऊपर आप पब्लिक से और मांग लो, बोरो कर लो। तो इसीलिए ये लोग बोरो नहीं कर सकते। बट स्टैट कॉर्पोरेशन है, दे कैन बोरो मनी फ्रॉम पब्लिक बाय वे ऑफ बॉन्ड्स। वो लोग बॉन्ड इशू करते हैं, पेपर है जिसपे लिखा हुआ रहता है कि आप इतना पैसा कंपनी को दो एंड कंपनी इन फ्यूचर कभी ना कभी आपको ज़्यादा पैसा पे करेगी इसके लिए। देन वी हैव स्टाफ। तो इनका जो स्टाफ है डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का, उनको गवर्नमेंट सर्वेंट्स बोला जाता है या सिविक सर्विस रूल्स के लेवल का माना जाता है। बट यहाँ पे जो स्टाफ है वो लोग इंडिपेंडेंट है, उनको कोई गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं बोला जाता है। सिमिलरली वी हैव स्टैट कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनीज का डिफरेंस। यहाँ पे तो जैसे हमने पढ़ा था, देखो यहाँ पे सारे पॉइंट्स सेम होंगे जो हमने ऊपर पढ़ा था। यहाँ पे खाली एक गवर्नमेंट कंपनीज की बात कर लेते हैं। और कंपनी में ऐसी कंपनी जहाँ पे मिनिमम 51% ऑफ पेड अप कैपिटल एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने या दोनों जन ने मिल के अगर ओन किया है तो वो गवर्नमेंट कंपनी है। इनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट देता है और जनरल पब्लिक भी दे सकती है। मैनेजमेंट देखा जाए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं जो गवर्नमेंट और शेयर होल्डर्स मिल के अपॉइंट करते हैं। कंट्रोल की बात आती है तो गवर्नमेंट कंपनीज आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, क्योंकि ज़्यादा शेयर होल्डिंग है, जो मेजर शेयर होल्डिंग है 51% या उसके ऊपर का, इज held by the government, and therefore the duty to control the government companies is also in the hand of government. एस्टैब्लिशमेंट की बात करेंगे तो इट इज़ एस्टैब्लिश्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट एक वो रूल है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि कौन सा प्रोसीजर होता है किसी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का, कोई कंपनी किस बेसिस पे चलेगी, उसके कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, तो उस हिसाब से गवर्नमेंट कंपनी इनकॉर्पोरेट की जाती है। बोरोइंग पावर बोलो तो इनके पास पावर होती है कि वो पब्लिक को शेयर्स इशू करे और उसके बदले में फंड्स इकट्ठा करें। हाउएवर जो स्टार्ट कॉर्पोरेशन है वो बॉन्ड्स इशू करके पब्लिक से पैसा कलेक्ट करती है और ये लोग शेयर्स इशू करके करते हैं। फिर आता है डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का। डिपार्टमेंटल का अगेन दैट दोज विल बी सेम पॉइंट्स जो हमने ऊपर पढ़े, और गवर्नमेंट का भी वो सेम पॉइंट है, दोनों का कंपैरिजन दे दिया है। तो अब हम आते हैं समरी के ऊपर, जिस जो हमारा मेन मोटो है इस वीडियो में। द फर्स्ट वन इज, हमने पढ़ा था कि पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, दैट इज ओन्ड फाइनेंस मैनेज एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट और द कॉम्बिनेशन ऑफ गवर्नमेंट। ऐसा सेक्टर जहाँ पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, जहाँ पे वो ओन करते हैं, फाइनेंस करते हैं, मैनेज करते हैं बिजनेस को। देन वी हैव, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट इनके जो पार्ट्स है, उसमें सबसे पहला है डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट मैनेज करता है, ओन करता है। इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं? इसके फीचर्स होते हैं कि सबसे पहले तो गवर्नमेंट मैनेज करता है और यहाँ पे जो अथॉरिटीज अपॉइंट की जाती है वो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। देन वी हैव फाइनेंस, जो पैसे मिलते हैं वो गवर्नमेंट से मिलते हैं। फिर है गवर्नमेंट ही इसे मैनेज करती है, दैट इज इट इज़ रन बाय गवर्नमेंट कंपनी। कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट, जैसे बोला कि कोर्ट की नज़र में डिपार्टमेंटल हो या फिर उसके ऑफिसर्स हो, ये दोनों उसकी नज़र में एक है, तो देयर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी। देन जो इसके एम्प्लॉयज़ होते हैं उसे हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बोलते हैं। फिर इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स हमने पढ़े थे। सबसे पहला है कि डायरेक्ट कंट्रोल, गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल कर लेता है डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को। सेकेंड इज डायरेक्ट रेवेन्यू टू गवर्नमेंट, तो जो भी पैसा डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कमाता है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के अकाउंट में चला जाता है। लेस ओवरहेड्स है क्योंकि गवर्नमेंट सारा बजट देखती है, फिजूल खर्चे नहीं होते हैं। द फोर्थ वन इज नो मिसयूज ऑफ द फंड्स, तो जो फंड्स गवर्नमेंट देती है डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को, वो ध्यान देती है कि ये सही तरीके से यूटिलाइज हो रहा है, जिस पर्पस के लिए दिया गया है वो पर्पस के लिए यूज हो रहा है। फिफ्थ वन इज क्वालिफाइड स्टाफ्स, एंड देन वी हैव मेंटेन सीक्रेसी, क्योंकि गवर्नमेंट की नज़र में तो वो लोग पूरी कॉन्फिडेंशियलिटी बरतते हैं इंफॉर्मेशन को लेके। फिर है डीमेरिट्स, इसमें सबसे पहले आता है डिलेड इन एक्शंस, क्योंकि गवर्नमेंट
के जो काम काज होते हैं वो हमेशा हम देखते हैं कि लेट ही होता है, डिले बहुत होता है, वहाँ पे कोई एफिशिएंसी नहीं है। देन वी हैव रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी, वहाँ पे बहुत पॉलिटिक्स होता है उसके अंदर में। देन वी हैव लेस स्कोप फॉर इनिशिएटिव, मतलब अगर कोई इंसान कोई अच्छा काम करना भी चाहे, कोई चेंजेस लाना भी चाहे, तो वो नहीं ला सकता क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है। देन वी हैव लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब अगर कुछ चेंज करना है, सडनली कोई बिजनेस चेंज करना है, डिसीजन चेंज करना है, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि आप तुरंत खड़े खड़े पे कुछ चीज़ें चेंज कर दो, बिकॉज हर चीज़ आपको गवर्नमेंट से अप्रूव करवानी पड़ती है। द फिफ्थ वन इज डिलेड डिसीजन। तो क्योंकि हमने देखा कि एक्शंस में डिले होता है, इसलिए डिसीजन मेकिंग में भी डिले हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे फिर आपको नोटिस देना पड़ता है हर किसी को, उनको बुलाओ, फिर उनका जो ओपिनियन लो, एंड देन यू हैव टू डिस्कस अबाउट एवरीथिंग। कुछ झगड़े हो गए, डिस्प्यूट्स हो गए, तो और आगे मीटिंग टल जाती है। सो देर इज अ डिले इन डिसीजन मेकिंग। देन देर इज एब्सेंस ऑफ प्रोफेशनलिज्म, तो इसमें कोई एक्सपर्टाइज लोग नहीं है, इसमें एकदम मामूली लोग हैं जिन्होंने एग्जाम क्लियर कर लिया, वो लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। वो सेंस ऑफ प्रोफेशनलिज्म नहीं होता है उनके अंदर काम करने का। सेकंड हमने पढ़ा था स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के बारे में, जो हमने बोला था कि इज क्रिएटेड बाय द स्पेशल एक्ट। इनका एक स्पेशल एक्ट होता है, स्पेशल पावर्स होते हैं इनके पास, जिसके अंडर ये लोग काम करते हैं। गवर्नमेंट का इसमें कोई ज़्यादा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो इसके फीचर्स में बोलेंगे तो ये एक कॉर्पोरेट बॉडी है, एक कंपनी है। फिर ये जो इनके गवर्नमेंट है, लेजिस्लेचर जो लोकल बॉडी है, उससे आंसरेबल होते हैं, मतलब अगर वो लोग कोई स्टेप लेते हैं ना, तो उनको लोकल गवर्नमेंट को आंसर करना पड़ता है। देन दे हैव ओन स्टाफिंग सिस्टम, वो लोग खुद के एम्प्लॉयज खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। देन दे हैव फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, मतलब पैसे को लेके जो पैसा कहाँ यूज करना है, कहाँ से आ रहा है, वो इंडिपेंडेंस उनके पास होता है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, जैसे मैंने आपको बोला कि गवर्नमेंट का डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं होता है। मेरिट्स की बात करें तो इनिशिएटिव एंड फ्लेक्सिबिलिटी, जो चीज़ हमको डिपार्टमेंट में नहीं थी, जो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी डिसीजन चेंज करने की, डिसीजन बनाने की, कोई नया आइडिया देने की, वो चीज़ यहाँ पे है। द सेकेंड इज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, मतलब यहाँ पे खुद का जो बोलते हैं ना मैनेजमेंट और जो कंट्रोल है, वो ये लोग खुद कर सकते हैं, वो उस चीज़ की इंडिपेंडेंस है उनके पास। देन दे हैव क्विक डिसीजंस, क्योंकि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो दे कैन क्विकली डिसाइड एंड मेक द डू द डिसीजन मेकिंग। द फोर्थ वन इज एफिशिएंट स्टाफ, वहाँ के जो स्टाफ्स है वो लोग खुद अपॉइंट करते हैं, तो ऑब्वियसली वो लोग खुद के पसंद से एफिशिएंसी और स्किल्स को देखते हुए स्टाफ्स को अपॉइंट करेंगे। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, क्योंकि ऑब्वियसली स्पेशल एक्ट के अंदर है, यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है, तो प्रोफेशनलिज्म होता है। और यहाँ पे कैपिटल रेज करना काफ़ी इजी हो जाता है, क्योंकि ये लोग पब्लिक्स को बॉन्ड इशू करके, क्या इशू करके, बॉन्ड इशू करके कैपिटल रेज कर सकते हैं अपना। ठीक है। डीमेरिट्स की बात करें तो जो वो इंडिपेंडेंस की बात हमने की थी ना, कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, पैसे जैसे चाहे वैसे खर्च कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पेपर पे है। मतलब बोलते हैं हाथी के दिखाने के दांत अलग होते हैं और खाने के। तो ऐसे तो वो लोग इंडिपेंडेंट है, गवर्नमेंट का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पर गवर्नमेंट का इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो है। तो वो इंडिपेंडेंस कहीं ना कहीं ऑन पेपर ही दिखी जाती है। लैक ऑफ इनिशिएटिव, मतलब है उनको इंडिपेंडेंस, वो लोग इनिशिएट कर सकते हैं कोई चीज़ चाहे, पर करते नहीं है। रिजिड स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे एक कुछ भी चीज़ है, अगर लोअर लेवल से चालू होती है तो वो सेकंड लेवल पे जाएगी, एंड देन वो टॉप मैनेजमेंट को बताएगा, और उसके बाद ही कोई चीज़ अप्रूव हो सकती है। तो एक वो रिजिड स्ट्रक्चर जो चेंज नहीं हो सकता किसी भी कीमत पे। देन दिस क्लैश अमॉन्ग इंटरेस्ट, हो सकता है किसी को कुछ और चीज़ चाहिए और किसी को कोई और काम करना है, उस बीच में कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स हो जाते हैं आइडियाज़ को लेके, इंटरेस्ट को लेके। देन देयर आर अनफेयर प्रैक्टिसेस, मतलब जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए वो चीज़ें भी हो सकती है प्रैक्टिस की जाए। ठीक है। देन वी हैव गवर्नमेंट कंपनीज, जो हमने बोला कि 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, या दोनों जन मिलके साथ में। तो अगर इसका हम देखेंगे तो 51% की जो हम बात कर रहे हैं पेड अप शेयर कैपिटल को, तो या तो वो सिर्फ और सिर्फ सीजी हेल्ड करें, ये मोर देन एंड इक्वल टू है, मतलब कम से कम 51% होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट करे, या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट करे, या फिर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट मिल के करे उसको ओन, या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट मिल के करे, तो उसे हम बोलेंगे गवर्नमेंट कंपनी।
इसके जो फीचर्स है वो है कि कंपनीज एक्ट के हिसाब से इसका रजिस्ट्रेशन होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, कोर्ट की नज़र में कंपनी कंपनी है और गवर्नमेंट गवर्नमेंट है। मेजॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्टर्स होते हैं उसके अंदर, खुद के स्टाफ्स होते हैं और प्रोसीजरल कंट्रोल्स नहीं होते उसके अंदर। मेरिट्स की बात करें तो फॉर्मेशन बहुत ईजी है, कंपनीज एक्ट के हिसाब से आपको फॉर्मेशन करना है। अंदर ही अंदर काफ़ी इंडिपेंडेंस होती है, बहुत ईजी होता है वहाँ के ऑब्जेक्टिव्स और चीज़ों को ऑल्टर करना, चेंज करना। डिसिप्लिन होता है क्योंकि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है। देन वी हैव प्रोफेशनल मैनेजमेंट उसके अंदर एंड देन वी हैव पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। डीमेरिट्स की बात करें तो वही बात है, इंडिपेंडेंस सिर्फ नाम के लिए होता है। लोगों को डर, देयर अ फियर ऑफ एक्सपोजर कि बाहर गवर्नमेंट को लेके कोई खास इमेज नहीं है लोगों की नज़र में, तो उनको वो चीज़ का थोड़ा फियर होता है कि हाँ अगर हम ये चीज़ करेंगे तो लोगों का ट्रस्ट बिल्टअप होगा या नहीं। देन दे हैव लैक ऑफ एक्सपर्टाइज, एक्सपर्टाइज नहीं है। जी हाँ, क्वालिफाइड स्टाफ है बट उसमें एक्सपर्टाइज का फर्क तो रहता ही है। लैक ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक आपने देखा होगा दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन दी गवर्नमेंट कंपनीज। अगर उनको आप ऑप्शन दोगे कि गवर्नमेंट कंपनी और प्राइवेट कंपनी, तो वो लोग प्राइवेट कंपनीज को ही सिलेक्ट करेंगे। हाउएवर अगर गवर्नमेंट कंपनीज है तो उसके जो रिस्क होते हैं वो कम होते हैं प्राइवेट के मुकाबले। देन वी हैड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, जिसमें हम बोलते हैं कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो दूसरे कंट्रीज में ऑपरेट हो रहा है एट द सेम टाइम, और ऐसे बिजनेस एक्टिविटीज़ जो एक कंट्री के साथ साथ दूसरे कई कंट्रीज में ऑपरेट हो रही है। उसके फीचर्स में है कि उनका बहुत सारा असेट होता है और उनका टर्नओवर मतलब सेल्स बहुत ज़्यादा होता है। देन उनके जो इंटरनेशनल ऑपरेशंस होते हैं बाहर की कंट्रीज़ में भी काम होता है। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल मतलब ये एमएनसीज़ का एक हेड ऑफिस होता है जो चाहे मुंबई में हो या बाहर की कंट्री में हो, और फिर उसके जो ब्रांचेज़ है या उसके जो एसोसिएट्स हैं वो खोले जाते हैं, तो उनका सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल है, जो भी डिसीजन होगा वो एक हेड ऑफिस से ही होगा। देन दे हैव माइटी इकोनॉमिक पावर, पैसे की कमी तो नहीं है। एडवांस एंड सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, ऑब्वियसली इतने सारे जगह पे वो लोग ऑपरेट कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी भी बहुत एडवांस्ड और सोफिस्टिकेटेड यूज़ करते हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट है ऑब्वियसली क्योंकि एमएनसीज आपने सुना भी होगा वहाँ के लोगों को एकदम फॉर्मल चीज़ें, फॉर्मल तरीके, तौर तरीके, बिहेवियर सिखाया जाता है ताकि उसमें प्रोफेशनलिज्म आए। ठीक है। देन वी हैव मेरिट्स। मेरिट्स की बात करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सबसे पहले, आज आप आईटी फर्म्स को देख लो, बैक ऑफिसेस को देख लो, कॉल सेंटर्स को देख लो, ये लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। आज आप 10th और 12th के बाद भी कॉल सेंटर्स में ज्वाइन हो सकते हो और पैसे कमा सकते हो। बाद में फॉरेन कैपिटल का इन्फ्लो है क्योंकि ऑब्वियसली हम बाहर की कंट्रीज में काम कर रहे हैं तो वहाँ की करेंसीज में हमें इनकम मिलेगी, पैसा आएगा हमारे कंट्री में। प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज है उनका बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन करते हैं ये लोग। देन दे हैव टेक्निकल डेवलपमेंट, तो टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट है वो चीज़ हमको बराबर अपडेट होती रहती है क्योंकि बाकी कंट्रीज से हम कांटेक्ट में हैं। मैनेजर डेवलपमेंट है क्योंकि प्रोफेशनलिज्म है लोगों के अंदर। एंड ऑफ लोकल मोनोपोलीज मतलब पहले हुआ करता था कि ऐसे टाइप का सिर्फ एक ही दुकान है तो उनका ही राज चलता था, पर आज आप देखोगे तो 100 तरीके के कॉल सेंटर्स है, 100 तरीके की आईटी फर्म्स हैं। तो वो जो मोनोपोली वाली जो चीज़ थी ना वो खत्म हो गई है इसकी वजह से। देन देयर इज इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जैसे मैंने बोला कि आप बहुत ही यू नो मिनिमल एजुकेशन के साथ आप कमा सकते हो और उसकी वजह से क्या होगा, आप इनकम जनरेट करोगे और आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती है। देन वी हैव प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ब्रदरहुड एंड कल्चर, ऑब्वियसली बाहर की कंट्रीज की कंपनीज यहाँ पे आगे ऑपरेट कर रही है, हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं ऑपरेट करने के लिए। देन देयर इज अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड जो डेवलप हो जाती है। डीमेरिट्स की बात करें तो जो यहाँ डोमेस्टिक फॉर द डेंजर फॉर द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, जो अपने इंडिया की लोकल इंडस्ट्रीज है उनके लिए डेंजर है क्योंकि बाहर की इंडस्ट्रीज यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रही है, तो जिसकी वजह से हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो कहीं ना कहीं पे दबती जा रही है। रीपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, हमको ये सुना होगा आपने, रीपैट्रिएशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो प्रॉफिट हम यहाँ पे कमाते हैं उसे हमें बाहर, अगर सपोज कंपनी बाहर की है और वो यहाँ पे ऑपरेट कर रही है इंडिया में, तो जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा उसे हमें रीपैट्रिएट मतलब बाहर की कंट्री में भेजना पड़ेगा उसके हेड ऑफिस तक। तो उससे क्या होता है कि हमें फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो तो आ ही रहा है बट देन आउटफ्लो भी हो रहा है कहीं ना कहीं पे। देन देयर इज इंटरफियरेंस ऑफ, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज इंटरफियर तो करती ही हैं। वी हैव डिसरिगार्ड ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द होस्ट कंट्री, तो जो होस्ट कंट्री, जिस कंट्री का बिजनेस हमारे यहाँ पे चल रहा है उनको हम, उनकी जो
इंटरेस्ट है, उनके जो लॉज और रूल्स और रेगुलेशन है वो यहाँ पे हम नहीं चलने देते हैं। मिस यूज ऑफ द माइटी स्टेटस, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि पैसे की कमी नहीं है, तो हो सकता है कि वो लोग इस चीज़ का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। केयरलेस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो हमने ऊपर पढ़ा कि ऑप्टिमम यूटिलाइज मतलब अच्छे से यूटिलाइज होता है, बट देयर आर ऑल्सो चांसेस कि कोई कोई जो इंडस्ट्रीज है वो इसको एक्सप्लॉइट करें। मतलब अगर सपोज रिसोर्सेज भारी मात्रा में यूज हो रही है और वो रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, दैट इज वो लोग वापस रिन्यू नहीं की जा सकती, एग्जॉस्टेबल है, जो एग्जॉस्ट हो सकती है। तो अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे बहुत सारी इंडस्ट्रीज मिलके, तो उसमें वो एक्सप्लॉयटेशन होगा, वेस्ट जनरेट होगा। सेल्फिश प्रमोशन ऑफ एलियन कल्चर हो, क्योंकि बाहर की कंट्रीज अपने बेनिफिट के लिए वो इंडस्ट्रीज यहाँ पे खुलवाती है, क्योंकि उनको चाहिए कि उनका कल्चर हर जगह पे अपनाया जाए। तो ये सेल्फिश बेनिफिट है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पीपल इन सिस्टमैटिक मैनर, जो लोगों को प्रेशराइज कर देते हैं काम को लेके, डेडलाइंस है, ये है वो है, तो वो कहीं ना कहीं एक प्रेशर बिल्डअप कर देता है। दिस इज द एंड ऑफ द रिविजन लेक्चर ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 2। मैंने इसे इन शॉर्ट ही बताया है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको सिर्फ हेड पॉइंट्स याद करने हैं और अंदर की चीज़ें आप खुद ही लिखोगे, कोई भी रट्टा नहीं मारता है। आपने चैप्टर्स खुद ही रीड किए होंगे 2 से 3 4 बार, तो फिर आप ये हेड पॉइंट्स याद करके एग्जाम में खुद से लिख सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।